गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं और आज भी कहूंगा कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में भी हमने विश्व भूगोल से प्रारंभ किया हुआ है। विश्व भूगोल का अब तक हम लोग 17 या 18 अध्याय पढ़ चुके हैं और लगभग विश्व भूगोल का 90% भाग कवर कर चुके हैं। दोस्तों, एक या दो अध्याय या मैक्सिमम 3 अध्याय और पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लेक्चर पढ़ेंगे तो हम लोग लगभग विश्व भूगोल कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन विश्व भूगोल से संबंधित होंगे, अगर आप ढंग से हमारा सारा वीडियो पढ़ लेते हैं एवं हमारे द्वारा उपलब्ध कराए फ्री पीडीएफ, संबंधित वीडियो का फ्री पीडीएफ अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। दोस्तों, ये मेरा दावा है। दोस्तों, आज जो विश्व भूगोल का अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक नया अध्याय है। इससे पहले हम लोग जो है सागरीय नितल और विभिन्न उच्चावच के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सागरीय लवणता एवं प्रवाल भित्तियां के बारे में पढ़ेंगे। महासागर की लवणता या सागरीय लवणता एवं प्रवाल भित्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, जो आज का अध्याय का शीर्षक है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है दोस्तों आज का जो अध्याय है उसका है सागरीय जल का तापमान एवं लवणता, महासागरीय निक्षेप एवं प्रवाल भित्तियां। सागरीय जल की तापमान, दोस्तों महासागरों में एक ही महासागर के भिन्न भिन्न स्थानों का तापमान एक समान नहीं होता। भिन्न भिन्न स्थानों पर एक ही महासागर में भिन्न भिन्न तापमान मापे गए हैं। तो सागरीय जल का तापमान, लवणता, सागरीय निक्षेप माने वो विभिन्न प्रकार के नदियां जब सागर में मिलते हैं दोस्तों तो वहां पर निक्षेप जमा करते हैं, वो भी कहलाते हैं। और सागरीय निक्षेप जो होता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के सागर में पाए जाने वाले जीव जंतु जो होते हैं वो जब मर जाते हैं तो वो सागर तल के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और एक निक्षेप के रूप में जमा हो जाता है और एक स्थलाकृति के रूप में एक स्थलाकृति का रूप धारण कर लेता है, जिसको हम लोग सागरीय निक्षेप कहते हैं। जैसे कि जानते हैं दोस्तों कि लगभग पूरे पृथ्वी पर 4 भाग में 3 भाग पानी है, 1 भाग जल है, और एकदम अनंत रहस्यमय जो है जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के क्रिएचर समुद्र में पाए जाते हैं। जितने जीव जंतु जमीन पर पाए जाते हैं उससे 100 गुना अधिक जीव जंतु जो है वो जमीन पर पाए जाते हैं। और जमीन पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु है दोस्तों वो गुड इवनिंग अगेन दोस्तों। कुछ बाधाएं आ गई थी बीच में, इसलिए थोड़ा सा 10 या 15 सेकंड के लिए स्टॉप करना पड़ा, माफ कीजिएगा। तो आज जो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो है सागरीय जल में तापमान, सागरीय जल का तापमान, व लवणता, महासागरीय निक्षेप और वह प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियां भी दोस्तों महासागरीय निक्षेप का एक भाग है। जो मूंगा द्वीप जो होते हैं दोस्तों, मूंगा एक प्रकार का द्वीप है जो गर्म महासागरों के ऊपर पाए जाते हैं और गर्म महासागरों पर जब ये जीव मर जाते हैं तो ये जमीन के नीचे जाकर, जाहिर सी रूप है, जमीन के नीचे बैठ जाएगा और उसके अस्थि पंजर यानी कि कंकाल में दूसरे मूंगा द्वीप जाकर रहने लगते हैं। और इस प्रकार से बहुत बड़े तादाद में ये प्रक्रिया होती है और मूंगा द्वीप जो है का निर्माण हो जाता है। इतने सारे द्वीप मिलकर एक बहुत बड़ा क्षेत्र यानी कि द्वीप का, समुद्र के बीचों बीच द्वीप का निर्माण कर लेते हैं। जैसे अपने भारत का लक्षद्वीप जो है वो मूंगा द्वीप है, यानी कि कोरल द्वीप, प्रवाल भित्तियां मूंगा द्वारा निर्मित द्वीप है। उसी प्रकार लक्षद्वीप या मालदीव जो है वो भी एक कोरल द्वीप है।
तो आइए दोस्तों, आज का अध्याय हम लोग जो है बिना कोई समय नष्ट किए, बिना कोई समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। सागरीय जल में तापमान, लवणता, महासागरीय निक्षेप और प्रवाल भित्तियां। तापमान महासागरीय जल का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण होता है। तापमान दोस्तों जो होता है महासागरीय जल का एक भौतिक गुण है और वह एक कई महत्वपूर्ण भौतिक गुणों में से एक माना जाता है। यह सूर्य की मात्रा, यह सूर्य ताप की मात्रा, ऊष्मा संतुलन, सागरीय जल के घनत्व, लवणता, वाष्पीकरण एवं संघनन, स्थानीय मौसम की दशाएं आदि द्वारा निर्धारित होती है। सागरीय जल का तापमान जो है दोस्तों वह किन किन बातों द्वारा निर्धारित होती है, किन किन चीजों द्वारा निर्धारित होती है, आइए देखते हैं एक बार फिर से। सूर्य ताप की मात्रा, ऊष्मा संतुलन, ये कारक है दोस्तों, ये भिन्न भिन्न कारक हैं जो महासागरीय जल में तापमान के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनमें से पहला है सूर्य ताप की मात्रा, ऊष्मा संतुलन, सागर जल के घनत्व, लवणता, वाष्पीकरण एवं संघनन, स्थानीय मौसमी दशाएं आदि द्वारा निर्धारित होते हैं सागरीय जल के तापमान। तापमान सागरीय दशाएं, तापमान सागरीय धाराओं, समुद्री जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विविधता एवं उपलब्धता का निर्धारण करता है। तापमान जो है दोस्तों समुद्री धाराओं, समुद्री जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विविधता एवं उपलब्धता का निर्धारण करता है। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ, सागरीय जो तापमान जो होते हैं वह समुद्री जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विविधता का निर्धारण करता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर जो होता है लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। महासागरीय जल का औसत दैनिक तापांतर जो होता है, ताप में अंतर को तापांतर, तापमान यहां नहीं समझिएगा दोस्तों, तापांतर, महासागरीय जल का औसत दैनिक तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सामान्यतः सागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे और न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे देखा जाता है। दोस्तों सागरीय जल का औसत दैनिक तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सामान्यतः सागरीय जल का औसत तापमान दोपहर 2 बजे और न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे देखा जाता है। अगस्त माह में सागरीय जल का तापमान अधिकतम तथा फरवरी माह में न्यूनतम रहता है। अगस्त माह में, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। सागरीय जल का औसत दैनिक तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सामान्यतः सागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे और न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे अंकित होता है। अगस्त माह में सागरीय जल का तापमान अधिकतम होता है, जबकि फरवरी माह में सागरीय जल का तापमान न्यूनतम नोट किया जाता है। यह था दोस्तों सागरीय जल का तापमान के बारे में। तापमान समतः सागरीय जल का, सामान्यतः महासागरीय भाग का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। दोस्तों सामान्यतः महासागरीय जल का जो तापमान है वह -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 33 यानी कि 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। विषुवत रेखा के समीप सागरीय जल का तापमान सबसे अधिक रहता है तथा ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में बढ़ते अक्षांशों के साथ तापमान में क्रमिक रूप से ह्रास होता है, यानी कि घटते जाता है। ये दोनों गोलार्धों की ओर होता है दोस्तों। विषुवत रेखा पर तापमान सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा से हम दोनों गोलार्धों की ओर अथवा दोनों गोलार्धों में, विषुवत रेखा से दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध अथवा दक्षिणी गोलार्धों में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान बढ़ते अक्षांशों के साथ क्रमिक रूप से घटता चला जाता है और ध्रुवों पर यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर तापमान सबसे कम देखने को मिलता है, जो लगभग माइनस में होता है। आइए आगे देखते हैं। विषुवत वृत्त पर औसत तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। विषुवत वृत्त पर दोस्तों की विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन अंग्रेजी में कहते हैं, उस वहां पर औसत तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। जबकि 20 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों पर, 20 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों पर यह क्रमशः 23 डिग्री, 14 डिग्री और 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
दोस्तों विषुवत रेखा पर औसत वार्षिक तापमान जो है, औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है? 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। औसत वार्षिक तापमान है। विषुवत रेखा पर भी सभी स्थानों पर तापमान दोस्तों एक समान नहीं रहता है। विषुवत रेखा पर, विषुवत वृत्त पर औसत वार्षिक तापमान जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि औसत वार्षिक तापमान जो है 20 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री अक्षांशों पर, 20 डिग्री अक्षांश पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री अक्षांश पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक तापांतर होता है। 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य एवं 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त से दक्षिण में तापांतर लगभग इतना डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दूं, 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी, 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी, 20 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य एवं दक्षिणी वृत्त, दक्षिणी अक्षांशीय वृत्त, दक्षिणी अक्षांशीय वृत्त, दक्षिणी अक्षांशीय वृत्त से दक्षिण में, दक्षिणी अक्षांशीय वृत्त से दक्षिण में तापमान का अंतर 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो तापांतर होता है, 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो तापांतर होता है, एवं 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय वृत्त, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय वृत्त से दक्षिण में तापांतर लगभग क्या होता है? 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। महासागरीय जल का सर्वाधिक तापांतर उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में न्यू फॉकलैंड द्वीप के समीप लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्टॉक में के समीप 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है। महासागरीय जल का सर्वाधिक तापमान दोस्तों जो है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में न्यू फॉकलैंड द्वीप के समीप लगभग न्यू फॉकलैंड द्वीप के आसपास लगभग समुद्र का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्टॉक के समीप यह तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे हुए, सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है। सबसे अधिक तापमान दोस्तों किसका होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से घिरे हुए सागरों का तापमान होता है। उष्णकटिबंधों में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा, पश्चिमी भाग जो होता है पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। दोस्तों व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण विभिन्न महासागर के जल का तापमान व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पश्चिमी भाग का तापमान पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। ये सभी महासागरों में देखा जाता है दोस्तों। जैसे कि हम अपने ही हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर का ही पार्ट बे ऑफ बंगाल और अरब सागर है, तो पश्चिमी भाग में अरब सागर आता है, पूर्वी भाग में बे ऑफ बंगाल आता है। जबकि देखा जाता है कि बे ऑफ बंगाल से अरब सागर का जल का तापमान अधिक होता है और भारतीय क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र माना जाता है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार समशीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण, पछुआ पवन जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलता है, जबकि व्यापारिक पवन जो होता है दोस्तों वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती है। पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी महासागरों का जो तापमान जो होगा वो पश्चिमी महासागरों के तापमान की अपेक्षा अधिक होगा। पूर्वी, यहाँ पे देखिए पूर्वी भागों का को पश्चिमी भागों की अपेक्षा अधिक गर्म रखती है। महासागरों के पूर्वी भागों को पश्चिमी भागों की अपेक्षा अधिक गर्म रखता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ सागरीय जल के तापमान में कमी आती है दोस्तों। जैसे जैसे सागरीय जल की गहराई बढ़ती जाती है वहां का तापमान भी घटता जाता है। तापमान घटेगा दोस्तों तो दाब बढ़ेगा तो
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जल धाराएं बहने लगती है, तो तापमान भी जल धाराओं के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। वो जल धाराओं में हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं। परंतु तापमान की यह ह्रास दर सभी गहराइयों पर एक समान नहीं होता। सभी गहराइयों पर दोस्तों तापमान का ह्रास दर जो होता है एक समान नहीं होता। लगभग 100 मीटर की गहराई तक सागरीय जल का तापमान धरातलीय तापमान के लगभग बराबर होता है। दोस्तों लगभग 100 मीटर की गहराई तक सागरीय जल का तापमान जो होता है धरातलीय तापमान के लगभग बराबर होता है। 1800 मीटर की गहराई पर तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 1800 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 800 मीटर, ये 1.8 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 15 डिग्री से घटकर 2 डिग्री ही रह जाता है और 4000 मीटर की गहराई पर यह घटकर 1.6 सेंटीग्रेड रह जाता है। दोस्तों जल का घनत्व 4 डिग्री टेम्परेचर पर सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, जल का घनत्व जो होता है दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे अधिक होता है और सेंटीग्रेड में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। अगर देखा जाए तो मानवीय शरीर का तापमान जो होता है, हम लोग का शरीर का जो तापमान होता है जनरली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यानी कि 273 केल्विन में 37 अगर जोड़ देंगे 310 होगा। 310 केल्विन या 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानवीय शरीर का तापमान होता है। और जल का तापमान तो दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। जल का घनत्व जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जबकि -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे कम होगा। दोस्तों ऐसा मैंने गूगल में देखा है। तो 4000 मीटर की गहराई पर जल का तापमान 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। ये है दोस्तों तापमान निम्न से उच्च, जब गहराई बढ़ेगी तो तापमान घटेगा। तो यहाँ भी दोस्तों देखिए जहाँ बढ़ती गहराई के साथ तापमान में ह्रास होता है। महासागरीय तापमान का लंबवत वितरण, महासागरीय तापमान का दोस्तों लंबवत वितरण जो होता है इस प्रकार होता है। मध्य तथा निम्न अक्षांशों में ऊपरी सतह से निचली बेसिन तक, ऊपरी सतह से मध्य तथा निम्न अक्षांशों में, मध्य तथा निम्न अक्षांशों में यानी कि निम्न अक्षांश हो गया विषुवत रेखा के नजदीक का अक्षांश, और ऊपर की ओर बढ़ने पर जो होता है महासागरीय जल के तापमान का वितरण का वर्णन त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में किया जा सकता है। त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में किया जा सकता है। सबसे पहले होता है ऊपरी परत। प्रथम परत इसको कहते हैं महासागरीय जल के सबसे ऊपरी गर्म स्तर को प्रदर्शित करता है। ऊपरी परत जो होता है दोस्तों इसको प्रथम परत करते हैं और महासागरीय जल का सबसे ऊपरी गर्म स्तर को प्रदर्शित करता है। इस परत का तापमान 20 से 25 डिग्री के मध्य रहता है तथा इस स्तर की मोटाई लगभग 500 मीटर तक होती है। ऊपरी परत की मोटाई दोस्तों लगभग 500 मीटर तक होती है और इसका तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मध्य अक्षांशों में यह केवल गर्मियों के मौसम में विकसित होता है। मध्य अक्षांशों में यह ऊपरी परत केवल गर्मियों के मौसम में विकसित होता है, जबकि उष्ण कटिबंध में यह स्तर वर्ष भर उपस्थित होता है। मध्य अक्षांशों में दोस्तों ऊपरी परत केवल गर्मियों के मौसम में कायम होता है, जबकि ये क्राइटेरिया जो है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 500 मीटर गहराई तक वाला जो क्राइटेरिया है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर कायम रहता है। निचली परत, यह परत बहुत ठंडी होती है। यह परत बहुत ठंडी होती है और इसका विस्तार गहरे महासागरीय नितल तक होता है। इसका विस्तार ऊपरी परत, मध्य परत, ये दो ही परत इसमें नोट कर पाए हैं दोस्तों। तीसरा परत के बारे में हम बता देंगे बाद में। यह परत बहुत ठंडी होती है और इसका विस्तार गहरे महासागरीय नितल तक होता है। ऊपर दोनों परतों की तुलना में यह अधिक ठंडी होती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक अक्षांशों के समीप सागर तल का जल का तापमान बहुत कम होता है। यहाँ ठंडे जल की केवल एक ही परत होती है। यह ठंडे जल की केवल एक ही परत होती है और ऊपर से नीचे महासागरीय सतह के ऊपर स्थित होते हैं। ऊपर से नीचे
महासागरीय सतह तक, महासागरीय सतह यानी कि तल तक होते हैं। दूसरा मध्य परत जो होता है तो दोस्तों ऊपरी परत और निचली परत के बीच में होता है। महासागरीय सतह का तापमान और इसके वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक जो होते हैं, महासागरीय सतह का तापमान और इसके वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह दैनिक सूर्यताप की तीव्रता की अवधि, दैनिक सूर्यताप जो होता है वो उसकी तीव्रता तो होगी, वायुमंडल में सूर्यताप का ह्रास, वायुमंडल में सूर्यताप का ह्रास, सागर सतह द्वारा सौर ऊर्जा की अंतरिक्ष में परावर्तित मात्रा, सागरीय सतह द्वारा सौर ऊर्जा के अंतरिक्ष में जो मात्रा परावर्तित करता है वो जल की विशेषताएं जैसे खारापन, घनत्व, वाष्पीकरण और स्वभाव, जल की विशेषताएं जैसे खारापन, घनत्व, वाष्पीकरण, संघनन, वाष्पीकरण का स्वभाव और मात्रा। पांचवा है दोस्तों प्राप्त ऊष्मा और विकसित ऊष्मा के मध्य संतुलन की स्थिति। प्राप्त ऊष्मा और विकसित पढ़ दिए थे दोस्तों, विकृत यानी कि प्राप्त जो ऊष्मा, जो सूर्य की ऊष्मा को जो प्राप्त करता है सूर्य और पुनः उस ऊष्मा को लौटा जो देता है उसको विकृत ऊष्मा कहते हैं। प्राप्त ऊष्मा और विकृत ऊष्मा के मध्य संतुलन की स्थिति। वाष्पीकरण तथा संघनन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा अथवा शीत वायु धाराओं का प्रभाव, उष्ण अथवा शीत। दोस्तों ये इसको फिर से पढ़ देता हूं, वाष्पीकरण तथा संघनन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, वाष्पीकरण तथा संघनन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, उष्ण अथवा शीत वायु धाराओं का प्रवाह, ड्रिफ्ट, उष्ण एवं शीत वायु धाराओं का प्रवाह। सातवां है दोस्तों स्थानीय मौसमी दशाएं, आठवां है दोस्तों जलमग्न कटकों की स्थिति और आकार। जलमग्न कटक जो होते हैं, जलमग्न कटक यानी कि पर्वत जो होते हैं, जल के नीचे जो पर्वत होते हैं उसको कटक कहते हैं दोस्तों, उसकी स्थिति और आकार। ये सारे जो हैं महासागरीय जल के तापमान और इसके वितरण को प्रभावित करने वाले और नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं। तापमान का क्षैतिज वितरण दोस्तों ये इस प्रकार है, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में ये इस प्रकार है। 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 30 डिग्री, 30 से 40 डिग्री, 40 से 50 डिग्री, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में इस प्रकार तापमान पाए जाते हैं। दोस्तों एक बार पढ़िएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, अक्षांशीय स्थिति होता है, अक्षांशीय स्थिति, सनातनी यानी कि प्रचलित पवने, प्रिवलिंग बाइंड होते हैं, स्थल एवं जल का असमान वितरण, स्थल पर और जल का असमान वितरण जो होता है वो महासागरीय धाराएं यानी ओशियन करंट भी जो होता है महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक माने जाएंगे। दोस्तों समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, समीपवर्ती यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो क्षेत्र वाले जो समुद्र होते हैं वहां का तापमान अधिक होता है और अन्य महासागरों के तापमान कम होते हैं। लवणता, सॉलिनिटी, लवणता को सॉलिनिटी कहते हैं। प्लावी हिमखंड और प्लावी हिमशैल, प्लावी आइस फॉल्स एंड आइस वर्स, आइस प्लावी हिमखंड होते हैं दोस्तों और एक प्लावी हिमशैल होता है। ये महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। आप सागरीय लवणता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, सागरीय लवणता के बारे में, सागरीय जल के तापमान और उसका लंबवत वितरण के बारे में हम पढ़े। सागरीय जल के तापमान के लंबवत वितरण को 3 परतों में बांटा गया, ऊपरी परत, मध्य परत और निचली परत। अब लवणता के बारे में पढ़ते हैं। महासागरों में लवणता, सॉलिनिटी जो होती है का अर्थ है पानी में घुले हुए लवणों की मात्रा, पानी में घुले हुए लवणों की मात्रा। सामान्यतः महासागरों में लवणता लगभग 35 भाग प्रति हजार होती है, यानी कि ये औसत लवणता हो गया दोस्तों। 1000 ग्राम माने कि 1 किलो में 35 ग्राम महासागरीय जल की औसत लवणता मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि 1 केजी 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी को 1000 ग्राम समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम लवण घुले होते हैं, यानी कि महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35 होती है।
यानी कि 1000 ग्राम समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम लवण घुले होते हैं। तो लवण मतलब नमक होता है दोस्तों, नमक होता है। सागरीय जल का भार एवं उसमें घुले हुए खनिज लवणों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए खनिज लवण के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 30 ऊपर में 1 शून्य देते हैं, ये बटा दे के नीचे डबल शून्य देते हैं, का अर्थ है कि 30 ग्राम लवण प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित है। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है, समान लवणता वाली जो समुद्र में जो समान लवणता वाली मिलाने वाली रेखाएं होती है, इसको समलवणता रेखा कहते हैं। आइसोहेलाइन उसको बोला जाता है दोस्तों। समान लवणता वाले जो बिंदु को मिलाने वाले रेखाओं को समलवणता रेखा कहा जाता है। दोस्तों समझ गए होंगे लवणता का मतलब। लवणता और खारापन को लवणता मापी यंत्र द्वारा मापा जाता है। लवणता को ही खारापन बोला जाता है दोस्तों। लवणता को ही खारापन बोला जाता है। लवणता या खारापन को लवणता मापी यंत्र द्वारा मापा जाता है। सेलिनोमीटर, लवणता मापी को सेलिनोमीटर कहते हैं। महासागरीय लवणता का प्रभाव लहरों, धाराओं, तापमान, मछलियों तथा अन्य सागरीय जीवों और प्लैंकटन सभी पर पड़ता है। प्लैंकटन सभी पर पड़ता है। अधिक लवण युक्त सागर देर से गर्म होता है। अधिक लवण युक्त सागर जो होते हैं दोस्तों, वे देर से गर्म होते हैं और कम लवण युक्त सागर जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो लवणता अगर देखा जाए, लवणता के अधिक होने पर वाष्पीकरण न्यून होता है तथा जल का घनत्व बढ़ जाता है। लवणता बढ़ने पर क्या होता है दोस्तों, सागरीय जल का वाष्पीकरण कम होता है और जल का घनत्व लवणता बढ़ने पर जल के घनत्व को बढ़ाता है। लवणता बढ़ने पर दोस्तों सागरीय जल का घनत्व को बढ़ाता है, जिससे वाष्पीकरण वहां कम होता है। 1884 ईस्वी में चैलेंजर अन्वेषण डीप जो है, जो कि फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का स्थित सबसे गहरा गर्त है, उसी का जब अवलोकन किया जा रहा है, अन्वेषण किया जा रहा है के समय डिटमार ने सागर में 47 प्रकार के लवणों की उपस्थिति का पता लगाया। डिटमार नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सागर में 47 प्रकार के लवणता की उपस्थिति का पता लगाया, जिनमें 7 प्रकार की लवणता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। डिटमार ने दोस्तों 47 प्रकार के सागर महासागरों में पाए जाने वाले मुख्यतः 37 प्रकार के लवणों की उपस्थिति का पता लगाया था। उसमें 7 प्रकार के लवणता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उनका विवरण देखिए, आइए दोस्तों देख लेते हैं। लवणता का नाम, 7 प्रकार के मुख्य लवणता का नाम, मात्रा यानी कि मात्रा, ग्राम लवण प्रति 1000 ग्राम जल में लवण की मात्रा को उस सागर का लवणता कहलाता है। सोडियम क्लोराइड ये है मेन जो हम लोग जो यूज करते हैं दोस्तों, नमक जो हम लोग घर में जो खाने में यूज करते हैं दोस्तों, वो ये है NaCl है। सोडियम क्लोराइड लवण है, इसमें आयोडीन युक्त नमक हम लोग यूज करते हैं, आयोडीन उसमें मिला होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये 7 प्रकार के मुख्य लवण जो होते हैं वो सागरों में मुख्यतः पाए जाते हैं। सागरीय जल की औसत लवणता जो है 35 होती है। सागरीय जल की औसत लवणता दोस्तों 35 है और कुल सभी तो मिला के 100% होंगे ही। 100% में से सागरीय जल की औसत लवणता 35 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सबसे अधिक महासागरों में सोडियम क्लोराइड ही पाए जाते हैं। महासागरों में सोडियम क्लोराइड दोस्तों लगभग 77% पाए जाते हैं, 77.8%। और सबसे कम जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन सोडियम ब्रोमाइड नहीं होता है।
मैग्नीशियम क्लोराइड होता है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड होता है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है। तो इस प्रकार है दोस्तों 7 प्रकार के लवणता। सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं 77.80% और सबसे कम मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाए जाते हैं 0.02% पाए जाते हैं। और सागरीय जल का औसत तापमान लवणता 35 होता है दोस्तों। विभिन्न सागरों में लवणता की औसत मात्रा विभिन्न सागरों में दोस्तों लवणता की औसत मात्रा 33 से 37 तक 7 के बीच रहता है। विभिन्न सागरों में दोस्तों कई भिन्न सागरों में जो अगर देखा जाए तो लवणता जो है, औसत लवणता जो है, सभी महासागरों की औसत लवणता 33 से 37 के बीच रहता है। और इसका औसत लवणता जो है अगर देखा जाए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिएगा तो 35 ही होंगे। 70 के दोनों का जोड़ होता है, 2 से भाग देंगे तो 35 हो जाएगा। परंतु महासागरों की औसत लवणता 35 है। प्रत्येक महासागर, समुद्र एवं झील आदि की लवणता की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। अलग अलग एक ही महासागर के अलग अलग जगहों पे लवणता अगर देखा जाए तो अलग अलग होगा। साथ ही प्रत्येक महासागरों की भी लवणता अलग अलग मापी जाती है। नदियां लवणता को सागर तक पहुंचने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। नदियां जो होते हैं दोस्तों, महाद्वीपों पर बहने वाली नदियां जो होती है वो सागर तक पहुंचाने वाले प्रमुख लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले प्रमुख कारकों में से एक। नदियां जो है दोस्तों वो लवणता को महासागरों तक पहुंचाने वाले एक प्रमुख कारक माने गए हैं। इसलिए जहां पर नदियां समुद्र में मिलती है वहां की लवणता अधिक देखी जाती है, क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए लवणों में कैल्शियम की मात्रा 60% होती है। दोस्तों नदियों द्वारा लाई गई लवणता में कैल्शियम की मात्रा 60% होता है, जबकि सागरीय जलों में सोडियम क्लोराइड लगभग 78% होती है। नदियों के लवण में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 2% होती है। दोस्तों नदियों द्वारा जो नदियां जो होता है सागरीय लवणता का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। और नदियों द्वारा जो नदियों द्वारा लाई गई जल की जो लवणता होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा 60% होता है, 60% होता है, जबकि सागरीय जल, सागरों में उपस्थित जल का लवणता जो होता है उसमें सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं 78%। और सागर नदियों द्वारा जो लाए गए जल जो होते हैं उसकी लवणता में 60% कैल्शियम होते हैं और 2% सोडियम क्लोराइड होती है। लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक लवणता की मात्रा को नियंत्रित करने वाले कारकों में वाष्पीकरण, वर्षा, नदियों के जल का आगमन, पवन और सागरीय धाराएं तथा लहरें आदि प्रमुख है। ये सब कारक दोस्तों नदियों के लवणता को नियंत्रण कारक माने जाते हैं। समान रूप से वर्षा के कारण लवणता घटती है। समान रूप से दोस्तों क्या होता है, वर्षा के कारण लवणता घटती है, जबकि वाष्पीकरण के फलस्वरूप सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। जब वर्षा होती है दोस्तों तो लवणता घटती है, जबकि वाष्पीकरण से जो होता है सागरीय जल की लवणता में वृद्धि होती है और वर्षा से लवणता घटती है। ये मेन पॉइंट है दोस्तों। जब वर्षा होती है तो वर्षा से सागरीय जल की लवणता घटती है और जब वाष्पीकरण होता है यानी कि वाष्पीकरण से सागरीय जल का तापमान में वहां पर वृद्धि होती है और सागरीय जल स्टीम में बदलकर, वाष्प में बदलकर ऊपर बादलों में जाते हैं, तो इस क्रिया में लवणता में वृद्धि होती है। बड़ी नदियों का जल महासागरों में आने से तटीय जल की लवणता में कमी होती है। बड़ी नदियों का जल जब सागरों में जिस स्थान पर मिलती है वहां की लवणता दूर स्थित सागरों की लवणता से कम होती है। सागरीय हिम के पिघलने से लवणता में कमी आती है। दोस्तों सागरीय हिम जो होते हैं यानी कि हिम बर्फ जो होते हैं वो ठंडे होते हैं दोस्तों, वो जब हिम पिघल कर महासागरों में उसके जल मिलते हैं तो लवणता में कमी आती है। उच्च वायुदाब और प्रति चक्रवातीय दशाओं के कारण लवणता में वृद्धि होती है। उच्च वायुदाब यानी कि उच्च वायुदाब जो होती है दोस्तों, उच्च हाई एयर प्रेशर और प्रति चक्रवातीय दशा जो होता है लवणता में वृद्धि के कारक माने जाते हैं, जबकि प्रचलित हवाएं यानी कि
प्रिवलिंग वाइंड जो होते हैं, वाइंड जिसको बोलते हैं, यानी कि प्रचलित हवाओं को व्यापारिक पवने बोले जाते हैं। एवं महासागरीय धाराओं के कारण सागरीय जल के लवणता में क्षेत्रीय भिन्नता आती है। प्रचलित पवने एवं महासागरीय धाराओं के कारण सागरीय जल में क्षेत्रीय भिन्नता आती है। यानी कि प्रचलित पवने की व्यापारिक पवने बोलते हैं, प्रिवलिंग वाइंड एवं महासागरीय धाराओं के कारण सागरीय लवणता में क्षेत्रीय भिन्नता देखी जाती है। तो ये तो पहले ही बता दिए दोस्तों, एक ही महासागर या भिन्न भिन्न महासागर के भिन्न भिन्न स्थानों का लवणता अलग अलग होगा और सभी समान लवणता वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा को सम लवणता रेखा कहते हैं। उसको ये दोस्तों ये बोलते हैं लवणता मापी बोलते हैं रेखा। यहाँ आइए दोस्तों दिखा देते हैं। समलवणता रेखा बोला जाता है दोस्तों, लवणता मापी कहा जाता है उसको। सेलिनोमीटर लवणता मापी कहा जाता है। लवणता और खरापन को मापने वाले यंत्र को सेलिनोमीटर कहते हैं। अंतरदेशीय सागरों और झीलों की लवणता। अंतरदेशीय सागरों और झीलों की लवणता जो है किस प्रकार है। कैस्पियन सागर जो है उत्तरी भाग, कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14% पाई जाती है, क्योंकि वोल्गा और यूराल नदियां उत्तरी भाग में दोस्तों, वोल्गा यूराल नदियां आकर उसमें मिलती है। नदियों द्वारा स्वच्छ जल की सतत आपूर्ति की जाती है। जहां पर नदियां आके मिलती है दोस्तों, वहां की जल की लवणता कम देखी जाती है। जहां नदियों में पानी कई दिनों से पड़ा रहता है, वहां का लवणता अधिक होता है। जबकि पानी फिल्टर जहां नदियां मिलती है महासागरों, वहां का पानी का फिल्टर होते रहता है। तो कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा नदियां आके मिलती है। यूराल आदि नदियों द्वारा, क्योंकि वोल्गा और यूराल आदि नदियों द्वारा स्वच्छ जल की सतत आपूर्ति की जाती है। दक्षिणी भाग में काराबुगास की खाड़ी में लवणता, काराबुगास की खाड़ी यानी कि दक्षिणी कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग में स्थित काराबुगास की खाड़ी में लवणता 17% पाया जाता है, जबकि कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग की लवणता 14% पाया जाता है, क्योंकि वोल्गा और यूराल नदियां उसमें आकर वहां पर मिलती है। जबकि दक्षिणी भाग में कोई नदियां आकर नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो छोटी छोटी नदियां है। वहां पर दक्षिणी भाग में स्थित कैस्पियन सागर में स्थित काराबुगास की खाड़ी की लवणता 17% पाया जाता है। तो कैस्पियन सागर के उत्तरी और दक्षिणी भाग में लवणता का अंतर 3 हो जाएगा दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट साल्ट लेक में लवणता 220% और जॉर्डन में मृत सागर की लवणता 238% तथा टर्की के वान झील की लवणता 330%। विश्व में सर्वाधिक लवणता जो है दोस्तों टर्की के वान झील की होती है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट साल्ट लेक जो होता है, ग्रेट साल्ट लेक, वहां 5 झील है, उन समूह की लवणता 220 है। जबकि जॉर्डन में स्थित मृत सागर है, उसकी लवणता 238 है और टर्की के वान झील की लवणता 330 है। विश्व में सर्वाधिक टर्की के वान झील की लवणता है दोस्तों। ये है दोस्तों विभिन्न सागरों और महासागरों की लवणता। महासागरों की औसत लवणता 35 होती है। प्रशांत महासागरों की औसत लवणता 31 से 35 है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35% है। मृत सागर की लवणता, डेड सागर तक यानी कि जॉर्डन में है मृत सागर, उसकी लवणता 238% है। बंगाल की खाड़ी की लवणता 30% है। अरब सागर की लवणता 36% है दोस्तों, अरब सागर की लवणता 36% है। और ग्रेट साल्ट लेक की लवणता 220% है। टर्की के वान झील यानी कि सर्वाधिक लवणता वाला ये झील है, 330% इसका है। अयनवर्ती अक्षांशों पर महासागरीय लवणता 38%, अयनवर्ती अक्षांशों पर उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता, और खुले सागरों की लवणता 33 से 37% तक होती है, यानी कि औसत लवणता जो है 33 से 37% तक होती है सागरों की। महासागरीय निक्षेप क्या होते हैं दोस्तों। महासागरीय नितल पर अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सागर में स्थित विभिन्न प्रकार के जीव, पेड़ पौधे आदि जब मर जाते हैं तो सागरीय तल के नीचे बैठ जाते हैं, उसे ही सागरीय निक्षेप कहते हैं। वैज्ञानिक मरे और रेनार्ड ने इसके
विषय में विशेष जानकारी दी है। ये अवसाद मुख्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ये अवसाद जो होते हैं सागरीय नितल के नीचे जो अवसाद बैठ जाते हैं वो मुख्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। एक है स्थलीय या भूमिज, एक होता है स्थलीय भूमिज, यानी कि विभिन्न प्रकार के नदियों द्वारा जो निक्षेप लेकर समुद्र में ले जाया जाता है उसे कहते हैं स्थलीय निक्षेप। ये स्थलीय भाग के अपर्दन और अपक्षय से प्राप्त होते हैं। स्थल से सागर की ओर जाने वाली इन कणों का आकार घटता जाता है। इसमें बजरी, रेत और पंख 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। इन्हें बजरी, रेत और पंख 3 प्रकार में विभाजित स्थलीय भाग द्वारा जो अवसाद जो प्राप्त होते हैं दोस्तों, वो नदियों द्वारा अपर्दन और अपक्षय के कारण होते हैं। और ये इसका आकार जो होता है, ये कण का आकार जो होता है, जब नदियों महासागरों के बढ़ते हैं तो इसके आकार में कमी आता है। इसमें 3 प्रकार के कण बजरी, रेत और पंख होते हैं। पंख को मड कहते हैं, यानी कि कीचड़। पंख को मड यानी कि कीचड़ कहते हैं दोस्तों। बजरी एक होता है बड़ा बड़ा कण वाला, और रेत होता है महीन कण वाले को रेत कहते हैं। पंख को मड यानी कि कीचड़ कहते हैं। पंख भी रंग के अनुसार नीले, लाल और हरे रंग के होते हैं। पंख यानी कि कीचड़ जो होते हैं नीले, लाल और हरे रंग के होते हैं। इनमें चूने कैलकेरेसियस की मात्रा अधिक होती है, यानी कि मड में कैलकेरेसियस की मात्रा यानी कि चूने की मात्रा अधिक होता है। रंग के आधार पर निक्षेपों का वर्गीकरण मरे ने किया है। नीले पंख में लो सल्फाइड और लो ऑक्साइड, लाल पंख में लो ऑक्साइड और हरे पंख में लो सिलिकेट की अधिकता होती है। पंख में पाए जाने वाले खनिज ही इनके रंगों के निर्धारक होते हैं। पंख में जो पाए जाने वाले खनिज होते हैं दोस्तों, विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं पंख में, वे खनिज ही इनके लाल, हरे और नीले रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। लाल रंग में जो होता है दोस्तों, लाल रंग के पंख में क्या होता है, लो सल्फाइड और लो ऑक्साइड पाया जाता है। नीले पंख में लो सल्फाइड और लो ऑक्साइड दोनों पाए जाते हैं। लाल पंख में लो ऑक्साइड पाए जाते हैं और हरे पंख में लो सिलिकेट पाए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, नीले पंख में लो सल्फाइड और लो ऑक्साइड दोनों पाए जाते हैं। नीले पंख में लो सल्फाइड और लो ऑक्साइड दोनों पाए जाते हैं। लाल पंख में केवल लो ऑक्साइड पाए जाते हैं और हरे पंख में लो सिलिकेट पाए जाते हैं दोस्तों, जिससे ग्लूकोनाइट यानी कि लो सिलिकेट वाले जो मिनरल होते हैं उसको ग्लूकोनाइट के कहते हैं। इसी के अधिकता के कारण इसका रंग नीला, लाल और हरा क्रमशः होता है। पंख में पाए जाने वाले खनिज ही इसके रंगों के निर्धारक होते हैं। जैविक पदार्थ दूसरा होता है दोस्तों, जैविक पदार्थ स्थलीय या भूमिज भागों से। जैविक पदार्थ तीसरा है, दूसरा पता नहीं दोस्तों छूट गया, दूसरा भी होगा। इसे कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है। जैविक पदार्थ से इसमें सागरीय जीवों के अस्थि पंजर और वनस्पतियों का अवशेष होता है। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, नेरेटिक या तटीय तलवासी जीवों के अवशेष जिनमें चूना की प्रधानता होती है, और पैलेजिक या अगाध सागरस्थ पदार्थ, इनमें सिंधु पंख या उज कहा जाता है। ये पदार्थ 1000 फेदम या अधिक गहराई पर मिलते हैं। चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें 2 उपक्रमों में विभक्त किया गया है। एक नंबर चूना प्रधान उज, कैल्सियस ओज और टेरापोड ओज, यानी कि सिलिका प्रधान ओज। पहला जो है दोस्तों, यानी कि पहला जो है रेलियन उज है। ये यानी कि सिलिका प्रधान ओज ये 2 प्रकार के होते हैं, रेलियन उज और दूसरा है डायटम यूज। ये सभी नाम उन जीवों और वनस्पतियों के हैं जिनके अवशेष से इनका निर्माण होता है। तो जैविक पदार्थ हो गए। चौथा है दोस्तों अकार्बनिक पदार्थ। पहला है दोस्तों ये स्थलीय और भूमिज पदार्थ। 3 स्रोतों से, यानी कि दूसरा नंबर को
इसमें अंकित नहीं किया गया दोस्तों, इसको दो नंबर समझिएगा। और तीसरा अकार्बनिक पदार्थ। पेलेजिक निक्षेपों में लाल मृत्तिका सबसे महत्वपूर्ण होता है। पेलेजिक निक्षेपों में लाल मृत्तिका सबसे अधिक होते हैं। इनमें एल्युमिनियम के सिलिकेट एवं लोहे के ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। प्रायः सभी सागरों के गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। प्रायः सभी सागरों के दोस्तों जो गहनतम भाग होते हैं कि नीचे वाला जो भाग होता है वहां पर लाल मृत्तिका